हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोग देख रहे थे, पिछले वीडियो में हमने स्टार्ट किया था इलास्टिक कोलिजन, है ना। वन डायमेंशन इलास्टिक कोलिजन शुरू की थी हमने, और हमने इसमें देख लिया था कि आफ्टर कोलिजन जो है पार्टिकल्स की वेलोसिटीज़ कितनी होगी, है ना। v1 v2 निकाली थी, जैसे हमने इन इलास्टिक कोलिजन में भी निकाली थी कि आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी कितनी आएगी। v निकली थी वहाँ पर, तो वहाँ पर क्योंकि इन इलास्टिक कोलिजन थी और वहाँ पर पार्टिकल्स जो है वो एक दूसरे से चिपक गए थे और कंबाइंड मास जो है वो कॉमन वेलोसिटी से मूव कर रहा था, तो वहाँ की सिचुएशन अलग थी, हमने कॉमन वेलोसिटी v निकाली थी। लेकिन अब की बार क्या है, अब की बार जो है वेलोसिटी कैसी है, अलग अलग है, क्योंकि कोलिजन कौन सी है, इन इलास्टिक कोलिजन है, सॉरी इलास्टिक कोलिजन है, ठीक है। अच्छा, मेरे पास कमेंट में एक डाउट आया था, समझ में नहीं आया था उनको, एक पॉइंट कहाँ पे, इक्वेशन 5 से 1 पे समझ में नहीं आया था, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, 4 तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 5th इक्वेशन आई कहाँ से, 5th इक्वेशन हमारी आई है कौन सी इक्वेशन से, इससे देखो 5th इक्वेशन हमारी आई कहाँ से है, इक्वेशन 3rd से ही आई है भाई। देखो इक्वेशन 3rd में मैंने क्या किया था, 3rd की मैंने वैल्यू रखी थी 1 में, तो v2 की मैंने वैल्यू रख दी, तो मेरे पास v1 बचा था और v1 की मैंने वैल्यू कैलकुलेट कर ली थी, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, v1 तो निकल गया, अब मुझे चाहिए v2 की, जैसे v1 m1 m2 की फॉर्म में आया है ऐसे v2 को भी m1 m2 की फॉर्म में निकालना है। तो v2 की फॉर्म तब निकलेगी ये वाली, जब मैं यहाँ से वैल्यू निकाल के रखूँगी किसकी, v1 की। तो मैंने क्या किया, इस इक्वेशन 3 में से मैंने v1 को निकाल लिया। v1 कितना आएगा, v2 माइनस u1, ठीक है, यही तो किया है मैंने यहाँ पे। v1 कितना आएगा, v2 माइनस u1, ये u है, ठीक है, ठीक है, v2 माइनस u1। अब ये जो वैल्यू है v1 की, वो मैं कहाँ रखूँगी, इक्वेशन 1 में रखूँगी यहाँ पर, तो मेरे पास v1 हट जाएगा, तो फिर वैल्यू किसकी बचेगी, v2 की बचेगी, तो v2 की वैल्यू निकल आएगी m1 m2 की फॉर्म में। तो आपने क्या करना है, ये जो इक्वेशन 3rd है इसमें से आपको उसकी वैल्यू रखनी है जिसकी आपको दूसरे की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। जिसकी वैल्यू यहाँ से रखोगे उसके दूसरे की वैल्यू निकलेगी, उसकी नहीं निकलेगी क्योंकि उसकी वैल्यू तो रिप्लेस कर दोगे आप, ठीक है। फिर हमने क्या किया भाई, हमने यहाँ से v1 की वैल्यू निकाल ली, v1 की वैल्यू हमने यहाँ रख दी, फिर हमने यहाँ पे देखो ये रख दी v2 माइनस u1, और फिर इसको कैलकुलेट किया तो मेरे पास वैल्यू किसकी मिल गई, v2 की मिल गई। समझ में आ गई बात आपको, अगर v1 की वैल्यू रखोगे तो v2 की मिलेगी, v2 की रखोगे तो v1 की मिलेगी, इतना समझना है आपको। समझ में आ गई। तो इस तरीके से मैंने v1 भी निकाल लिया m1 m2 की फॉर्म में, मैंने v2 भी निकाल लिया m1 m2 की फॉर्म में। समझ में आ गई, पूछी जाती है ये। अभी इन पे बेस्ड 2 इंपॉर्टेंट रिजल्ट और हैं, उनको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं इन दोनों इक्वेशंस पर, v1 और v2 पर, ठीक है। रिजल्ट्स क्या है वो देखते हैं एक बार। देखो हमारे पास क्या क्या मिला है, सिंस मुझे v1 कितना मिला है, v1 मुझे मिला है m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2, ये मिला है। और साथ में क्या मिला है हमें इसके, u1 ही मिला है ना, हाँ u1, ठीक है। और v2 कितना मिला है हमें, v2 मिला है हमें, v2 कितना मिला है, v2 मिला है हमें 2m1 u1 अपॉन m1 प्लस m2। समझ में आ गई। अब देखो केस फर्स्ट, इसमें केस फर्स्ट क्या है, इफ़ क्या हो जाए, 2 masses आर इक्वल, masses आर इक्वल, यानी कि m1 इज इक्वल्स टू m2, है ना, दोनों बराबर है। और मैंने मान लिया कितने हैं, m के बराबर है, m1 इज इक्वल्स टू m2 है ना, मतलब दोनों मासेस बराबर है और कितने हैं, m के बराबर है। समझ में आ गई। जैसे मैं कह दूं कि मेरे पास पहला 5 किलोग्राम है, दूसरा भी 5 ही किलोग्राम है, तो m1 m2 बराबर है, किसके बराबर है, 5 किलोग्राम के बराबर है। तो मैं क्या कर दूंगी, इक्वेशन इसमें और इसमें रख के देखते हैं कि हमें क्या मिलता है। देयरफॉर v1 कितना मिलेगा, देखो अगर m1 m2 बराबर हो जाएंगे तो ये v1 तो 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना, v1 इज इक्वल्स टू 0 मिल जाएगा क्योंकि ये नेगेटिवली हो रहा है। और v2 कितना मिलेगा, v2 इज इक्वल्स टू, देखो m1 बराबर m2 रखो, कितना आएगा 2, m1 की जगह पर m ही रखना है, 2m u1 अपॉन नीचे m प्लस m मिल करके कितने हो जाएंगे, 2m, m रखना है ना, m1 m2 की जगह पर m रखना है, तो m1 m2 की जगह m रख दिया, यहाँ भी m रख दिया, 2m से 2m कैंसिल हो जाएगा, तो कितना मिला मुझे, v2 इज इक्वल्स टू u1। एक तो मुझे मिला v1 इज इक्वल्स टू 0 और एक मुझे मिला v2 इज इक्वल्स टू u1। इसका क्या मतलब है कि अगर दोनों मासेस बिफोर कोलिजन इक्वल हो, यानी कि m1 m2 बराबर हो, तो उस केस में पहला पार्टिकल आफ्टर कोलिजन स्थिर हो जाएगा, मूव नहीं करेगा, स्टेबल हो जाएगा, v1 इज इक्वल्स टू 0 आ गया। लेकिन जो दूसरा पार्टिकल है वो कितनी वेलोसिटी से, पहले पार्टिकल की वेलोसिटी से मूव करेगा,
ये u1 पहले पार्टिकल की वेलोसिटी है लेकिन बिफोर कोलिजन यानी कि टक्कर से पहले है। v2 दूसरे पार्टिकल की वेलोसिटी है जबकि लेकिन कब है, टक्कर के बाद यानी कि आफ्टर कोलिजन है। समझ में आ गई। तो आफ्टर कोलिजन सेकंड पार्टिकल की वेलोसिटी इक्वल हो जाएगी बिफोर कोलिजन फर्स्ट पार्टिकल की एनर्जी के, सॉरी वेलोसिटी के। समझ में आ गई। जबकि दूसरा पार्टिकल तो स्टेबल ही हो जाएगा, वो मूव नहीं करेगा, यानी कि सॉरी पहला पार्टिकल तो क्या हो जाएगा, स्टेबल ही हो जाएगा। तो आप क्या लिखोगे, देयरफॉर फर्स्ट पार्टिकल यानी कि ये फर्स्ट पार्टिकल आफ्टर कोलिजन, फर्स्ट मतलब m1 पार्टिकल आफ्टर कोलिजन बिकम्स स्टेबल, क्योंकि इसके लिए v1 बराबर क्या आया है, सिंस v1 बराबर 0 आया है। एंड सेकेंड पार्टिकल यानी कि m2 will move after collision with the velocity of first particle before collision, क्योंकि हमें क्या मिला है, v1 इज इक्वल टू u1, v2 इज इक्वल टू u1। तो देखो ना, सेकेंड पार्टिकल m2 जो है विल मूव आफ्टर कोलिजन, v2 कौन सी वेलोसिटी, आफ्टर कोलिजन, विद द वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल, ये u1 लगाया हुआ है ना, लेकिन कब, बिफोर कोलिजन, क्योंकि मैंने u1 लिखा हुआ है। समझ में आ गई, ये रिजल्ट मिला है। दूसरा केस देखो, बस आपने तो लैंग्वेज में आपने वही लिखा है जो आपको दिख रहा है, आपको ऑलरेडी पता है कि ये बिफोर कोलिजन पार्टिकल की या आफ्टर कोलिजन पार्टिकल की वेलोसिटी है, किसकी, पहले की। ये क्या है, आफ्टर कोलिजन पार्टिकल की वेलोसिटी है लेकिन किसकी, दूसरे की। ये क्या है, बिफोर कोलिजन पार्टिकल की वेलोसिटी है लेकिन किसकी, पहले पार्टिकल की। तो 1 और 2 से पता लगेगा कि पहला है या दूसरा है, और u और v से पता चलेगा, u से पता चलेगा कि टक्कर से पहले है, और v से पता लगेगा कि टक्कर के बाद यानी कि आफ्टर कोलिजन है। बात समझ में आ गई। सेकंड केस क्या है, इफ वन मास डोमिनेट्स का मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल डोमिनेट का मतलब दोनों में से कोई एक ज़्यादा है। हमने मान लिया m2 इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन m1 है, समझ में आ गई, या m1 इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन m2 भी हो सकता है, ठीक है, कंडीशन है वो तो हमने क्या कहा है, दोनों में से कोई एक मास डोमिनेटिंग है, दोनों में से कोई एक मास बहुत ज़्यादा है। हमने मान लिया कि m2 m1 से बहुत ज़्यादा है। तो आप अब देखो इन दोनों इक्वेशन से देखो v1 कितना मिलेगा। देखो m2 अगर m1 से ज़्यादा हो जाएगा तो हमें दिख रहा है कि अगर m1 कम है m2 ज़्यादा है, कम में से ज़्यादा घटाते हैं तो कुछ ना कुछ नेगेटिव क्वांटिटी मिलती है। समझ में आ गई। तो इसकी वैल्यू कितनी मिलेगी, इसकी वैल्यू लगभग इक्वल मिलेगी किसके, -u1 के, है ना। ऐसे मान के चलो कि हमें यहाँ पर जो वैल्यू मिलेगी ना, डिवाइड बाई, ये नियर अबाउट का साइन लगाया मतलब लगभग मिलेगी। समझ में आ गया, क्योंकि हमें नहीं पता कि m1 m2 से या m2 m1 से कितना ज़्यादा है। अगर हमें पता होता कितना ज़्यादा है, दुगुना है, तिगुना है, 4 गुना है, तो हम निकाल लेते एग्जैक्ट वैल्यू। तो एग्जैक्ट तो मुझे मिल ही नहीं सकती, इसलिए मैंने यहाँ पे एक साइन लगाया है नियर अबाउट, मतलब लगभग, अप्रॉक्सीमेटली इतना है। लेकिन इतना क्लियर है कि नेगेटिव साइन तो पक्का आएगा। नेगेटिव साइन क्यों आएगा, क्योंकि m2 है ज़्यादा, m1 है कम, कम में से ज़्यादा घटा रहे हैं हम तो नेगेटिव क्वांटिटी ही मिलेगी। 2 में से 5 घटाऊंगी तो -3 ही मिलेगा, तो नेगेटिव तो मिलनी ही मिलनी है। और u1 भी आएगा ही आएगा, पर ये नहीं पता ये कितना आएगा, इसलिए हमने क्या लगाया, अप्रॉक्सीमेट का साइन लगाया। तो v1 की वैल्यू मिलेगी u1 के, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। नेगेटिव किसको बता रहा है, डायरेक्शन को बता रहा है कि ये अपोजिट होगी, पहला रिजल्ट। दूसरा क्या मिलेगा, v2 कितना मिलेगा, अगर m2 m1 से बहुत ज़्यादा हो गया, देखो ना, m2 अगर m1 से बहुत ज़्यादा हो गया तो m1 + m2 तो बहुत और भी ज़्यादा हो जाएगा। तो इस केस में ये क्वांटिटी, डिनोमिनेटर वाली क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो जो v2 मिलेगा, क्या वो लगभग अप्रॉक्सीमेटली 0 नहीं मिलेगा, क्योंकि हमें पता है कि जब हम कम वाली क्वांटिटी में ज़्यादा से डिवाइड करते हैं तो क्वांटिटी बहुत छोटी मिलती है। अगर मैं 2 में 50 से डिवाइड करूँ, 2 डिवाइडेड बाई 50 करूँ, तो मेरे को क्वांटिटी बहुत छोटी मिलेगी। मतलब मुझे 2 के 50 हिस्से करना है, नंबर 2 के, 2/50 कर लिया अगर मैंने, है ना, या सपोज करो 2 मैंने 81 कर लिया, ठीक है। तो इतनी बड़ी क्वांटिटी से डिवाइड किया है, और वो भी सिर्फ 2 को, तो छोटे छोटे टुकड़े लगभग 0 के बराबर टुकड़े आएंगे। डिवाइड करने का मतलब क्या होता है,
उसको डिवाइड करना मतलब उसके टुकड़े करना। समझ में आ गई? तो ये क्वांटिटी V2 जो है वो लगभग 0 मिलेगी, अप्रॉक्सीमेटली 0 मिलेगी। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? तो आपको क्या रिजल्ट मिला? आपको ये रिजल्ट मिला कि अगर दूसरा मास पहले मास से बहुत ज़्यादा हो तो उस केस में क्या होगा? V1 क्या है? पहले की वेलोसिटी है आफ्टर कोलिजन। ठीक है, तो पहला पार्टिकल जो है वो अपनी जो खुद की वेलोसिटी है बिफोर कोलिजन उतनी ही वेलोसिटी से मूव करेगा पर अपोजिट डायरेक्शन में। मैं इसका एग्जांपल वैसे आपको बताऊंगी कैसे होगा ये। और जबकि दूसरा पार्टिकल तो आफ्टर कोलिजन स्थिर हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। कब? जब m2 बहुत ज़्यादा है। तो जो ज़्यादा है उसकी वेलोसिटी तो आफ्टर कोलिजन 0 हो जाएगी, मतलब वो तो स्टेबल हो जाएगा। लेकिन जिसकी वेलोसिटी बहुत कम है, m1 बहुत कम है, वो क्या करेगा? उतनी ही वेलोसिटी से अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा। फॉर एग्जाम्पल सपोज करो आप किसी ट्रक से टकरा जाओ, ठीक है, मतलब ट्रक एक जगह खड़ा हुआ है। मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि टक्कर हो जाए, मतलब मेरे कहने का ये है कि ट्रक खड़ा हुआ है और आप ये चेक करना चाहते हो कि देखते हैं चलो ये ट्रक मेरा क्या बिगाड़ता है। ट्रक तो अपनी जगह पर खड़ा हुआ है, आप दूर से भक्कर के आए और ट्रक से आपने टक्कर कर ली, कोलिजन हो गई। ठीक है, ट्रक तो क्या है? आप तो हो फर्स्ट पार्टिकल m1 और ट्रक क्या है? दूसरा पार्टिकल m2। समझ में आ गई? ठीक है, तो m1 मूव कर रहा है लेकिन m2 स्टेबल है, यानी कि u2 = 0। यही हम लेकर के चले थे। समझ में आ गई बात? टक्कर के बाद क्या होगा? आफ्टर कोलिजन ये होगा कि जो m1 आपकी टक्कर का ट्रक पे कोई फर्क पड़ेगा क्या? आपने कोलिजन दिए किसको? टक्कर को। ट्रक ने आपको नहीं दी, तब तो फिर फेल हो, फिर तो गड़बड़ी हो जाती। ठीक है, आप इसको एग्जाम्पल के तौर पर लेना, दिल पे मत लेना, मैं सिर्फ समझाना चाह रही हूँ। ठीक है, फिर क्या होगा कि आपने ट्रक को टक्कर दिया, आप दूर से भक्कर आए हो, ट्रक तो अपनी जगह पर खड़ा हुआ था, आप तो बस चेक कर रहे थे ऐसी शरारत करने के लिए कि मैं देखता हूँ कि मैं क्या होता है। समझ में आई? तो क्या होगा? ट्रक पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ट्रक कौन सा है? दूसरा पार्टिकल, तो उसकी वेलोसिटी तो आफ्टर कोलिजन क्या होगी? कोलिजन हो भी जाएगी तो भी क्या हो जाएगी? V2 = 0 ही होगी, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आप उतनी ही वेलोसिटी से, जितनी वेलोसिटी से भाग कर के आए हो उतनी ही वेलोसिटी से अपोजिट डायरेक्शन में जाओगे। समझ में आ रही है ना? अंतर समझ में आ रहा है? ठीक है, ठीक है, तो m1 तो हो आप, m2 है ट्रक। ट्रक खड़ा हुआ था अपनी जगह पर, वो तो स्टेबल है, आफ्टर कोलिजन भी वो स्टेबल ही रहेगा, यानी कि V2। ठीक है, मतलब V2 तो अभी भी 0 ही रहेगा, लेकिन जो आप हो, है ना, आफ्टर कोलिजन उतनी ही वेलोसिटी से मूव करोगे जितनी वेलोसिटी से आप आए थे, लेकिन कौन सी डायरेक्शन में? अपोजिट डायरेक्शन में। समझ में आ गई बात आपको? तो ये आपके दोनों केसेस हो गए। ठीक है, अच्छा, अब जो है आपका केस फर्स्ट हो गया, केस सेकंड हो गया। अब जो है आपका आता है कोलिजन इन 2 डायमेंशन। ठीक है, हम ये देखेंगे कि कोलिजन कैसे होगी 2 डायमेंशन में। तो हम सेकंड शुरू कर रहे हैं, कोलिजन इन 2 डायमेंशन या 2D। ठीक है, अब इसमें भी आपका इलास्टिक और इन इलास्टिक, ठीक है, जितना जितना आपके है उसके अकॉर्डिंग हम थोड़ा बहुत देखेंगे, ज़्यादा नहीं है आपका, पूरी डिटेल में नहीं है, सिर्फ आपको कंपोनेंट्स निकालने हैं। ठीक है, और इसमें भी आपका देखो तो ज़रा, चलो इसमें अब आपके सिलेबस में इलास्टिक और इन इलास्टिक का क्लासिफिकेशन अलग अलग नहीं है 2 डायमेंशन में, सिर्फ एक सिंपली लिखा हुआ है कोलिजन इन 2 डायमेंशन। देखो तो उसमें क्या होगा? सपोज करो एक पार्टिकल है m1 और दूसरा पार्टिकल है आपका m2। ठीक है, ये है आपका m1 और ये दूसरा पार्टिकल है m2। ठीक है, अब ये जो m1 पार्टिकल है इसकी वेलोसिटी बिफोर कोलिजन कितनी है? u1, ये मूव कर रहा है, लेकिन ये अभी भी कैसा है? स्टेबल, यानी कि u2 = क्या है आपका? 0 है। ठीक है, तो उससे क्या होगा? आपने इसको आफ्टर कोलिजन, क्या हुआ? आफ्टर कोलिजन क्योंकि 2 डायमेंशन है आपकी, तो एक तो चला गया इधर, है ना, और दूसरा पार्टिकल आ गया इधर, और ये आपके पास ये वाली लाइन है 1 डायमेंशन वाली। लेकिन हुआ क्या? पहला पार्टिकल इधर, यानी कि मैंने कह लिया m1 कितनी वेलोसिटी से मूव करेगा? v1 से, और दूसरा पार्टिकल आ गया इधर m2, ये कितनी वेलोसिटी से जाएगा? v2 वेलोसिटी से। कितने कितने एंगल पर गए ये मैंने मान लिया कि एक गया θ1 एंगल पर और दूसरा गया θ2 एंगल पर। समझ में आ गई बात? पहला पार्टिकल था m1 जिसकी वेलोसिटी है u1, दूसरा स्टेबल है आफ्टर कोलिजन। ये कब कंडीशन है? ये है बिफोर कोलिजन की। ये कब की है? बिफोर कोलिजन। और ये कब की है? ये है आपकी आफ्टर कोलिजन। ठीक है, तो अब की बार पार्टिकल एक लाइन में ना जाकर एक प्लेन में गए हैं, यानी कि अब की बार ये वाला एक्सिस भी मेरे को काम आएगा।
ये सपोज कर लो ये तो एक्स एक्सिस हो गया और ये सपोज कर लो कि ये वाई एक्सिस हो गया। समझ में आ गई बात आपको। और इस एक्स एक्सिस के साथ θ1 एंगल बनाते हुए तो m1 गया है और इसके साथ θ2 एंगल बनाते हुए m2 गया है। तो इस तरह की कोलिजन कैसी कोलिजन कहलाएगी? 2 डायमेंशन कोलिजन कहलाएगी। तो हम क्या लिखेंगे? कंसीडर 2 पार्टिकल्स m1 and m2 आर कोलाइडिंग इन 2D यानी कि 2 डायमेंशन। ठीक है, m1 इज मूविंग with u1 velocity before collision, but m2 is stable। m2 कैसा है? स्टेबल है। ठीक है, फिर क्या हुआ? आफ्टर कोलिजन m1 moves with v1 velocity at angle θ1 with x axis के साथ ही तो बना रहा है θ1 एंगल। एंड m2 moves with v2 velocity at angle θ2 with x axis। तो इस तरह की कोलिजन क्या कहलाती है? दिस टाइप ऑफ कोलिजन इज कॉल्ड 2D कोलिजन। समझ में आ गई कैसी कहलाती है? 2 डायमेंशन कोलिजन कहलाती है। अब इसमें हम कंपोनेंट निकालेंगे कि x का इस m1 का x में कितना कंपोनेंट होगा, यहाँ कितना होगा, यहाँ कितना होगा। रिजोल्यूशन हमने देखा हुआ है, रिजोल्यूशन इन 2D याद करो, मैंने एक टॉपिक आपको पढ़ाया हुआ है रिजोल्यूशन, जहाँ हमने एक वेक्टर क्वांटिटी का रिजोल्यूशन x एक्सेस में और y एक्सेस में किया हुआ है। तो आप उस टॉपिक को पढ़ना। ठीक है, फिर हम इसके कंपोनेंट्स ब्रेक करेंगे, कल इसको रिजॉल्व करेंगे, अलग अलग एक्सेस में कंपोनेंट्स निकालेंगे, फिर आपको समझ में आएगा। पहले आप उस टॉपिक को पढ़कर आना जो मैंने पढ़ाया हुआ है। ठीक है, फिर हम इसके कंपोनेंट निकालेंगे, कंप्लीट हो जाएगा और कुछ एक क्वेश्चंस देख लेंगे इस पर बेस। तो ये चैप्टर हमारा पूरा हो जाएगा कल। ओके, थैंक यू।